बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोबरान इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। जोसेफ और जवाना दोनों रोपड़ शहर से करीब एक छोटे से गांव-नुमा टाउन की एक रिहाइश गाह के एक कमरे में बैठे हुए थे। यहाँ से रोपड़ शहर में इनका आखिरी टारगेट ऐसा अड्डा था जहाँ अगवाशुदा औरतों को रखा जाता था और फिर भेड़ बकरियों की तरह बाकायदा नीलाम कर दिया जाता था। ये टाइगर हमें सुबह से यहाँ छोड़कर रोपड़ शहर गया हुआ है और इसकी अभी तक वापसी नहीं हुई। इसे साथ शामिल करके हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब वो काम करता फिर रहा है और हम यहाँ इसके इंतजार में बैठे हैं। जवाना ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। वो बॉस इमरान का शागिर्द है, इसलिए वो कोई ना कोई काम करता फिर रहा होगा। बेफिक्र हो जाओ, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। इसीलिए मैं कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो जोसेफ तेजी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि जवाना वहीं बैठा रहा। वो वाकई बड़ी बोरियत महसूस कर रहा था, क्योंकि सारा काम तो टाइगर कर देता था और वो सिर्फ गोलियां चलाने तक महदूद होकर रह गया था। इस सारे मिशन में इसके लिए ना कोई सस्पेंस था, ना एक्शन और ना थ्रिल। अरे वाकई तुम तो शदीद बोर हो रहे हो, इसीलिए मैं टाइगर की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और जवाना ने सर उठाकर देखा तो टाइगर कमरे में दाखिल हो रहा था। इसके पीछे जोसेफ मौजूद था। तुम्हारी वजह से हम बोर हो रहे हैं, तुम हमें साथ रखा करो, जवाना ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हें अपने साथ रखने में कोई एतराज़ नहीं है और मैं तो आप लोगों के मुकाबले में बेहद जूनियर हूँ, इसलिए आपसे तो सीख सकता हूँ। लेकिन मसला ये कि आप दोनों का डेल डोल जिसामत और कदोकामत बजाते खुद इश्तेहार बन जाता है, इसलिए मुझे मजबूरन अकेले जाना पड़ता है, टाइगर ने कहा। बॉस इमरान भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन क्या हम वापस चले जाएं? जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कब कहा है, मैं तो मिशन के सिलसिले में बेहद अहम मालूमात हासिल करता रहा हूँ, टाइगर ने कहा। क्या मालूमात मिली हैं, हमें बताओ। और हाँ, ये मिशन तुम हम पर छोड़ दो, क्योंकि ये आखिरी अड्डा है। इसके बाद हमने एक बार फिर राना हाउस में कैद हो जाना है, जवाना ने कहा। पहले सुन लो, बैठकर फिर बात होगी, टाइगर ने कहा और फिर इसने सुपरवाइजर रॉबर्ट से मिलने वाली तमाम मालूमात दोहरा दी। तो इसमें मुश्किल क्या है? ऊपर राजपूत होटल है, नीचे अड्डा है और सिवाय होटल के बाकी तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, जवाना ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इस होटल को मिसाइलों से उड़ा दो तो नीचे मौजूद अड्डा सामने आ जाएगा और फिर यही काम वहाँ भी हो सकता है, जवाना ने कहा। और वहाँ जो अगवाशुदा लड़कियाँ और औरतें होंगी, इनका क्या होगा? टाइगर ने कहा। ओह हाँ, मैं तो उन्हें भूल ही गया था, वो तो वाकई बदमाशों के साथ ही हलाक हो जाएंगी। फिर क्या सोचा है तुमने? जवाना ने फौरन अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए कहा। मेरे ख्याल में ऊपर होटल को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए और नीचे अड्डे में मौजूद बदमाशों को मशीन गनों से हलाक कर दिया जाए, जोसेफ ने कहा। लेकिन होटल तबाह होते ही हर तरफ धूल और धुआं फैल जाएगा, उल्टा तहखानों का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहीं पहुंच जाएंगी। ऐसी सूरत में वहां अड्डे पर ऑपरेशन ना हो सकेगा, टाइगर ने कहा। अच्छा, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? जोसेफ ने जिद होकर कहा। इस अड्डे के 3 रास्ते हैं, एक होटल से, दूसरा साइड से जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, और तीसरा सामने की तरफ से जहाँ से बदमाश आते जाते रहते हैं। लेकिन अब स्नेक किलर्स के खौफ से सिवाय होटल के बाकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस होटल वाले रास्ते में हमें मारने के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इन सब से हटकर नया रास्ता अपनाना होगा, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। नया रास्ता बनाना या अपनाना? जवाना ने कहा तो टाइगर हंस पड़ा। रास्ता तो मौजूद है, लेकिन इस रास्ते का ख्याल शायद हमारे अलावा शायद और ही किसी के जहन में ना आ सके, इसलिए मैंने अपनाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, टाइगर ने कहा। कौन सा रास्ता? तफसील बताओ, जवाना ने कहा। सीवरेज लाइन, जो इस अड्डे की अलहदा है और होटल की अलहदा। हम अड्डे की सीवरेज लाइन के जरिए डायरेक्ट अड्डे के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद इत्मीनान से मिशन मुकम्मल किया जाएगा, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों ने ना सिर्फ इस बात में सर हिला दिया, बल्कि टाइगर की जहानत की भी खुलकर तारीफ की। तो अब चलें रोपड़ शहर, जवाना ने कहा। हाँ चलो, मैंने वहाँ एक रिहाइश का भी बुक करा ली है, टाइगर ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों जवाना की बहरी जहाजनुमा कार में बैठे तेजी से रोपड़ शहर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर टाइगर था, जबकि साइड सीट पर जवाना और उकबी सीट पर जोसेफ मौजूद था। अड्डे का बड़ा कौन है? जोसेफ ने पूछा। एक बदमाश है, नवाब दादा, वो अड्डे का इंचार्ज है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इस नवाब दादा का हुलिया क्या है? जोसेफ ने कहा। ओह,
ये बात तो मैं पूछना ही भूल गया। बहरहाल वहाँ पहुंचेंगे तो हर चीज़ खुद ही सामने आ जाएगी, टाइगर ने कदर शर्मिंदा से लहजे में कहा। और फिर तकरीबन निस्फ घंटे की ड्राइविंग के बाद वो रोपर शहर में दाखिल हो गए। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टाइगर ने कार एक रिहायशी इलाके की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो एक औसत दर्जे की कोठी के गेट पर मौजूद थे। गेट बंद था। टाइगर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो गेट की छोटी खिड़की खुली और एक मुसल्ला आदमी बाहर आ गया। तुम्हारा नाम अल्फ्रेड है? टाइगर ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर पूछा। यस सर। आप कौन हैं? अल्फ्रेड ने चौंक कर पूछा। स्नेक किलर्स, टाइगर ने कहा। ओह यस सर, मैं गेट खोलता हूँ, अल्फ्रेड ने कहा और मुड़कर वापस अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद गेट खुल गया तो टाइगर ने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी। एक तरफ पोर्च बना हुआ था, इसने कार वहां ले जाकर रोक दी और वो सब कार से नीचे उतर है। अल्फ्रेड भी गेट बंद करके तेजी से चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। आइए सर, मैं आपको कोठी दिखा दूं, अल्फ्रेड ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। चूंकि कोठी ज़्यादा बड़ी ना थी, इसलिए कुछ देर में उन्होंने इसे अच्छी तरह चेक कर लिया। फिर वो एक बड़े कमरे में मौजूद मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठ गए। आप क्या पीना पसंद करेंगे? अल्फ्रेड ने कहा। हॉट कॉफ़ी बना लो, टाइगर ने कहा। यस सर, मैं लेकर आता हूँ, अल्फ्रेड ने कहा और वापस मुड़ गया। अब हम उस शहर से इस शहर में आकर बैठ गए हैं, इस तरह काम कैसे होगा? जवाना ने बेजार से लहजे में कहा। अड्डे के दादा नवाब दादा को यकीनन सूझल के अड्डे की तबाही की इत्तला मिल चुकी होगी, इसलिए उसने लाजमन यहाँ मुसल्लह अफराद तमाम मुमकिन जगहों पर तैनात कर रखे होंगे ताकि हमें देखते ही गोली मार दी जाए। इसलिए हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो बदमाशों के मुकाबले में भी हमें अपनी जान की फिक्र करना होगी, जवाना ने कहा। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा जनाब, अब तो बदमाश अपनी हिफाजत के लिए बाकायदा तबीयत याफ्ता अफराद को हायर करते हैं, टाइगर ने कहा। तो अब क्या करना है? खामोश बैठा जोसेफ भी बोल पड़ा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अल्फ्रेड ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर हॉट कॉफ़ी के बर्तन मौजूद थे। उसने कॉफ़ी बनाई और एक एक मग सबके सामने रखकर ट्रॉली को एक तरफ करके रोका और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सब हॉट कॉफ़ी सिप करने में मसरूफ़ हो गए। फिर बताया नहीं तुमने कि हमने अब क्या करना है? जोसेफ ने कहा। हमने अड्डे पर रेड करना है। मेरा ख्याल है कि सीवरेज लाइन की बजाय जो रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है उसे खोलकर अंदर दाखिल हो जाएं। ये इसे बंद समझकर इस तरफ से मुतमईन होंगे, जबकि होटल वाले रास्ते पर यकीनन इनके मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे, टाइगर ने कॉफ़ी सिप करते हुए कहा। किस तरह बंद रास्ता खोलेंगे? जोसेफ ने कहा। बम मारकर। और किस तरह? टाइगर ने कहा तो जवाना का सुता हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। ये हुई ना बात, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ और टाइगर बेख्तियार हंस पड़े, लेकिन दूसरे में चटक चटक की आवाज़ें टाइगर को सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? जवाना और जोसेफ दोनों ने इसे इस तरह चौंकते हुए देखकर पूछा, लेकिन इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, तीनों लहराते हुए कुर्सियों पर ही ढलक गए। वो तीनों बेहोश हो चुके थे। नवाब दादा अपने अड्डे के एक कमरे में मौजूद था। वो भी पूरे अड्डे का चक्कर लगाकर वापस आया था। गोके से शेरदिल को स्नेक किलर्स को ट्रेस करके इन्हें बेहोश करने और फिर इन्हें पॉइंट 11 पर पहुंचाने के अहकाम दिए थे और इसे यकीन था कि शेरदिल की चेकिंग से ये लोग किसी भी तरह बच नहीं सकते। लेकिन अब काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक शेरदिल की तरफ से इसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, इसलिए अब इसके जहन में खदशात नमूदार होना शुरू हो गए थे। वो बैठा शराब पीने के साथ साथ यही बात सोच रहा था कि स्नेक किलर्स के खिलाफ मजीद क्या लाहे अमल इख्तियार करे कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो नवाब दादा ने इस तरह चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा जैसे इसे यहाँ फ़ोन की मौजूदगी का इल्म ही ना हो। फिर इसे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। नवाब दादा बोल रहा हूँ, नवाब दादा ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। शेरदिल बोल रहा हूँ नवाब दादा, दूसरी तरफ से शेरदिल की आवाज़ सुनाई दी तो नवाब दादा बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम कहाँ गायब हो गए हो? तुमसे काम नहीं होता तो बता दो, नवाब दादा ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। नवाब दादा, मैंने आपको खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है, शेरदिल ने कहा। खुशखबरी? ओह जल्दी बताओ, नवाब दादा ने कहा। आपका काम हो गया है। आपके मुखालिफ ग्रुप के तीनों अफराद को बेहोश करके पॉइंट 11 पर पहुंचा दिया गया है और इन्हें सागू के हवाले कर दिया गया है, शेरदिल ने कहा। तफसील बताओ, इतना वक्त क्यों लगा इस काम में? नवाब दादा ने कहा। नवाब दादा, मेरे आदमी पूरे रोपड़ शहर में फैले हुए हैं और हम जदीद तरीन आलात इस्तेमाल करते हैं। हमने पूरे रोपड़ शहर को चेक किया, लेकिन दोनों हबशी कहीं नजर ना आए। फिर मुझे इत्तला मिली कि एक जदीद मॉडल की बहुत बड़ी कार रोपड़ में दाखिल हुई है जिसमें 3 अफराद मौजूद हैं। इनमें 2 हबशी हैं
एक एक्रीमियन और दूसरा अफ्रीकी हबशी है। तो मैंने इस कार की मुकम्मल निगरानी का हुक्म दे दिया। फिर इत्तला मिली कि ये ग्रुप नई आबादी की एक कोठी में गया है। हमने जदीद आलात से चेकिंग की तो ये तीनों एक कमरे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। हमने इस कोठी में इंतहाई जोरदार से बेहोश कर देने वाली गैस फायर की तो ये तीनों और इनका मुलाजिम चारों बेहोश हो गए। तो मेरे आदमी उकबी तरफ से दीवार फलांकर कोठी में दाखिल हुए और मुलाजिम को वैसे ही बेहोश छोड़कर इन तीनों अफराद को एक वैगन में डालकर मैंने पॉइंट 11 में पहुंचा दिया है। शेरदिल ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, इस मुलाजिम को जिंदा क्यों छोड़ दिया तुमने? वो तो पुलिस को सब कुछ बता देगा। और ये कोठी किसकी है? इन लोगों ने कैसे हासिल की? नवाब दादा ने गुस्सीले लहजे में कहा। नवाब दादा, अगर इस मुलाजिम को हलाक कर दिया जाता तो लाजमन पुलिस को इत्तला मिल जाती और फिर तफ्तीश का दायरा बहुत आगे तक बढ़ सकता था। इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया कि जब इसे होश आएगा तो खुद ही जान के खतरे के पेश नज़र खामोश रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कोठी के मालिक को इत्तला दे देगा। कोठी का मालिक रोपड़ शहर का मंशियात का स्मगलर जेम्स है। इससे मेरे ख्याल में फ़ोन पर कोठी बुक कराई गई होगी। शेरदिल ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुमने वाकई काम किया है। अब तक तुम्हारा ये नेटवर्क रोपड़ के स्मगलरों के काम आता रहा है, लेकिन आज ये नेटवर्क नवाब दादा के भी काम आ गया है। गुड, नवाब दादा ने कहा और इसके साथ ही इसने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। सागू बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सागू की आवाज़ सुनाई दी। नवाब दादा बोल रहा हूँ, नवाब दादा ने कहा। यस दादा, हुक्म फरमाएं। दूसरी तरफ से सागू का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया था। शेरदिल, 3 अफराद को बेहोश करके पहुंचा गया है या नहीं? नवाब दादा ने कहा। यस दादा, अभी थोड़ी देर पहले इन्हें पहुंचाया है। मैंने इन्हें रॉड्स में जकड़ दिया है। वो तीनों बेहोश हैं। इनकी हालत बता रही है कि अभी 4-5 घंटों से पहले होश में नहीं आएंगे। सागू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। एक मकामी और 2 हबशी हैं या कोई और भी है? नवाब दादा ने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं दादा, ये 3 हैं। 2 हबशी हैं, एक एक्रीमियन हबशी और एक अफ्रीकी हबशी, तीसरा मकामी आदमी है। सागू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले इन्हें होश में आना नहीं चाहिए, नवाब दादा ने कहा। आप हुक्म दें तो मैं इन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दूं ताकि आप इत्मीनान से जब जी चाहे आ जाएं, सागू ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने इस घंटे तक पहुंचाऊं, नवाब दादा ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर कैंडल पर रखा ही था कि ख्याल आने पर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसे ख्याल आया था कि इनके मुखालिफों की कार के बारे में शेरदिल ने कुछ बताया नहीं कि इसने क्या किया है। इसने ये ख्याल आने पर इसने दोबारा फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। शेरदिल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शेरदिल की आवाज़ सुनाई दी। नवाब दादा बोल रहा हूँ, नवाब दादा ने कहा। यस दादा, हुक्म फरमाएं। शेरदिल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इन मुखालिफों की कार जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे, इसका क्या किया तुमने? नवाब दादा ने कहा। वो मैंने अपने खुफिया अड्डे में पहुंचा दी है। आप हुक्म करें, आपके अड्डे पर पहुंचा दी जाए, शेरदिल ने कहा। अरे नहीं, मैंने इसलिए पूछा है कि कहीं तुम इसे कोठी में तो नहीं छोड़ा है, वरना मुलाजिम लाजमन पुलिस को इत्तला कर देता। अब वो ये समझेगा कि ये लोग इसे बेहोश करके कार में बैठकर चले गए हैं, नवाब दादा ने जवाब देते हुए कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, शेरदिल ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हें पॉइंट 11 से वापस आकर 10 लाख वादे के मुताबिक और 5 लाख का खुसूसी इनाम 15 लाख रुपए भिजवा दूंगा, नवाब दादा ने कहा। आप वाकई कदरदान हैं दादा, शेरदिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो नवाब दादा ने मुस्कुराते हुए रिसीवर कैंडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से पॉइंट 11 की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। नवाब दादा खुद कार चला रहा था, लेकिन वो कार में अकेला नहीं था, बल्कि इसके साइड सीट पर एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसके सर के बाल स्प्रिंगों की तरह इसके सर के गिर्द फैले हुए थे। इसने जीन्स की पैंट और जीन्स की ही जैकेट पहनी हुई थी। इसका नाम कासू था, लेकिन सभी से किलर कहते थे, क्योंकि नवाब दादा के मुखालिफों को हलाक करना इसकी जिम्मेदारी थी। अभी नवाब दादा ने इसके लिए इसलिए साथ रख लिया था कि किलर ये ना कहे कि इसे मुखालिफों को हलाक करने का मौका नहीं मिला। दादा, कहनी बेहोशी के आलम में हलाक करना है? खामोश बैठे हुए किलर ने अचानक बोलते हुए कहा। नहीं, पहले इन्हें होश में लाया जाएगा, फिर तुम इन्हें हलाक करना, ताकि इन्हें मालूम हो सके कि वो किन के हाथों मारे जा रहे हैं, नवाब दादा ने जवाब देते हुए कहा। यस दादा, लेकिन इन्हें रॉड्स में जकड़ कर गोलियां मारने का क्या मजा आएगा? इन्हें अपने डिफेंस का पूरा हक दिया जाए, फिर इन्हें हलाक कर दिया जाए, तब मजा आएगा, किलर ने कहा। नहीं, वो खतरनाक है, और फिर वो दोनों हबशी तो सुनाए देव के जैसे जिस्म के मालिक हैं और देव जैसी ताकत भी रखते हैं,
तुम क्या कर लोगे उनका? नवाब दादा ने कहा। दादा, वो लाख ताकतवर हों लेकिन मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते। मैंने पलक झपकते में गोली मार दूंगा, किलर ने कहा। ओके, वहाँ पहुँचकर तुम्हें इसका पूरा मौका दिया जाएगा, नवाब दादा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया दादा, आप वाकई कदरदान हैं, किलर ने कहा तो नवाब दादा बेख्तियार मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद कार पॉइंट 11 पर पहुंच गई, जहां सागू ने इनका इस्तकबाल किया, और फिर वो तीनों ब्लैक रूम में पहुंच गए, जहां इनके मुखालिफ तीनों अफराद बेहोशी के आलम में रॉड्स में जकड़े हुए थे। तो ये हैं स्नेक किलर्स, जिन्होंने सूझल और सांकी दोनों के अड्डों को तबाह कर दिया और इन दोनों को हलाक कर दिया, नवाब दादा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह दादा, क्या यही लोग हैं इनके कातिल? कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस ने ही काम किया है, किलर ने भी इसके साथ ही एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पुलिस को हरकत में यही लोग लाए हैं, ये हमें स्नेक कहते हैं और ख़ुद को स्नेक किलर्स। अभी ने क्या मालूम कि इस वक्त वो स्नेक्स हैं और किलर इनके सामने बैठे हैं, नवाब दादा ने कहा। तो किलर बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। सागू इनके पीछे मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। सागू, नवाब दादा ने कहा। हुक्म दादा, सागू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इन तीनों को होश में ले आओ, नवाब दादा ने कहा। हुक्म की तामील होगी नवाब दादा, सागू ने कहा और फिर जेब से लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और इन रॉड्स में जकड़े हुए तीनों बेहोश अफराद की तरफ बढ़ने लगा। करीब जाकर इसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना मकामी आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने आगे बढ़कर एक्रीमियन हबशी की नाक से बोतल का दहाना लगाया और आखिर में यही कार्रवाई इसने अफ्रीकी हबशी के साथ दोहराई और फिर ढक्कन बंद करके इसने बोतल वापस जेब में डाल ली और वापस नवाब दादा और किलर की कुर्सियों के पीछे आकर पहले की तरह खड़ा हो गया। नवाब दादा, किलर और सागू तीनों की नज़रें सामने बैठे हुए तीनों अफराद पर जमी थी, जिनके जिस्मों में ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि जल्द ही वो होश में आ जाएंगे। जिस तरह स्याह बादलों में बिजली की लहरें नमूदार होती हैं, इसी तरह टाइगर के जहन में रोशनी की लहरें नमूदार होना शुरू हो गई और ऐसा ऐसा इसका जहन रोशन हो गया। इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया और इस वजह से इसके जहन को झटका लगा तो वो पूरी तरह होश में आ गया। होश में आते ही इसकी नज़रें सामने बैठे दो अफराद पर पड़ी, जिनके पीछे एक आदमी मौजूद था। ये तीनों अपनी हियत के एतबार से गुंडे और बदमाश नजर आ रहे थे। टाइगर और इसके साथी तीनों रॉड्स में जकड़े कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तुम कौन हो और हम कहाँ हैं? टाइगर ने कहा। जोसेफ और जवाना दोनों भी होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे थे। तुम मुझे नहीं पहचानते तो फिर मेरे खिलाफ काम क्यों कर रहे हो? मेरा नाम नवाब है और मैं रोपड़ अड्डे का दादा हूँ, जिसे तुम स्नेक्स करार देकर हमारे सर कुचलने का काम कर रहे हो। और ये किलर है, इसका काम तुम जैसे किलर्स का खात्मा करना है। और ये सागू है, इस पॉइंट 11 का इंचार्ज, नवाब दादा ने मज़े ले लेकर बात करते हुए कहा। तो तुम हो नवाब दादा, रोपड़ अड्डे के इंचार्ज। वैसे तुम में एक नई बात मैंने देखी है कि तुम सांकी और सूझल दोनों से ज़्यादा पूरा एतमाद दिखाई दे रहे हो। गुड शो, टाइगर ने कहा। इसी लम्हे जोसेफ और जवाना भी पूरी तरह होश में आ चुके थे। तुम अपना और अपने साथियों का तारुफ कराओ, नवाब दादा ने कहा। हम वाकई स्नेक किलर्स हैं। मेरा नाम टाइगर है और ये एक्रीमियन जवाना और ये अफ्रीकी जोसेफ है। लेकिन हम हैं कहाँ? क्या तुम्हारे अड्डे में हैं? टाइगर ने कहा। साथ साथ वो अपनी कुर्सी के रॉड्स खोलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो पा रहा था। गो के सामने दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर नीचे सुर्ख रंग के बटनों की एक कतार बता रही थी कि ये रॉड्स इनसे ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन ऐसे रॉड्स को ऑपरेट करने के लिए कमरे के फर्श में बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है और जिस जगह टाइगर और इसके साथी मौजूद थे वो जगह दूसरे फर्श से ऊंची थी। इसका मतलब था कि सिस्टम को यहाँ लाकर ऊपर कुर्सियों में नस्ब किया गया होगा। इसलिए टाइगर पैरों की मदद से रॉड्स को ऑपरेट करने वाली तार को तलाश कर रहा था, लेकिन वो तार इसे मिल ना रही थी। इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि नवाब दादा को बातों में लगाए रखे। मेरे अड्डे में तो तुम्हारी रूह भी दाखिल नहीं हो सकती। चाहो तो तजर्बा कर लो, मैं अभी तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से अलहदा कर देता हूँ। अगर तुम्हारी रूह मेरे अड्डे में दाखिल हो गई तो मैं अड्डा छोड़ दूंगा, नवाब दादा ने बच्चों की तरह हंसते हुए कहा। हमसे बात करो दादा, मेरा नाम जोसेफ है और मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ। मेरे सर पर अफ्रीका के तमाम बड़े बड़े विच डॉक्टरों ने हाथ रखे हुए हैं। तुम क्या हो, 2 टके के बदमाश? जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो इंतहाई गजबनाक लहजे में बोल रहा हो। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम दादा को 2 टके का बदमाश कहो? किलर, इसके ढोल जैसे सीने पर इतनी गोलियां मारो कि इसका पूरा जिस्म पिचक जाए, नवाब दादा ने साथ बैठे किलर से मुखातिब होकर चीखते हुए कहा। तुम हो ही 2 टके के बदमाश। बंदे हुओं पर गोलियां चलाना बहादुरी है क्या?
जोसेफ ने पहले से भी ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर अभी इसका फिक्रा खत्म हुआ ही था कि यकलख्त कड़ाक कड़ाक की तेज आवाजें सुनाई दी और इसके साथ ही जोसेफ किसी परिंदे की तरह हवा में उछला। और फिर नवाबदादा और किलर, जो इस अरसे में अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे, चीखते हुए पीछे खड़े हो सागू से टकराए और इसे भी देते हुए जोरदार धमाकों से पुष्ट के बल फर्श पर जा गिरे। दो कुर्सियां भी इनके साथ ही गिरी थीं और इन दो कुर्सियों ने इनके जिस्मों को इस तरह उलझा लिया था कि वो कोशिश के बावजूद फौरी ना उठ सके थे। और जोसेफ इस दौरान ना सिर्फ इनके सरों पर पहुंच गया था, बल्कि इसकी बिजली की सी तेजी से हरकत में आ जाने वाली टांगों ने इन तीनों को तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया था। और चंद लम्हों बाद जोसेफ ने यकलख झुककर सागू की गर्दन पकड़ी और पलक झपकने में भारी जिस्म रखने वाला सागू चीखता हुआ एक जोरदार धमाके से साइड दीवार से जा टकराया और छत से गिरने वाली छिपकली की तरह फर्श पर गिरा और साकित हो गया। जबकि अगले लम्हे यही हशर किलर का भी हुआ। अलबत्ता नवाबदादा फर्श पर पड़ा इस तरह तड़प रहा था जैसे वो तेजी से उठना चाहता हो, लेकिन उठते हुए वो फिर गिर जाता था। इसकी हालत वाकई इस पागल कुत्ते जैसी हो रही थी जो अपनी दुम को पकड़ने के लिए घूमता रहता है। लेकिन जोसेफ को मालूम था कि अब वो खुद उठकर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इसकी दोनों टांगों की पंडलियों की हड्डियां तोड़ दी थी। सागू और किलर से फारिग होकर जोसेफ नवाबदादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे झुककर इसे गर्दन से पकड़ा और दूसरे लम्हे नवाबदादा चीखता हुआ सामने मौजूद रॉड्स वाली कुर्सी पर एक धमाके से गिरा और जोसेफ ने आगे बढ़कर इसके सीने पर हाथ रखकर 2 बार मखसूस अंदाज में दबाया तो नवाबदादा का जिस्म साकित हो गया और आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गया था और इसके साथ ही जोसेफ तेजी से पलटा और दीवार की तरफ बढ़ने लगा। इसने दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड के नीचे सुर्ख रंग के पहले चंद बटनों को प्रेस किया तो कड़ाक कड़ाक की आवाज़ों के साथ ही नवाबदादा के जिस्म के गिर्द रॉड्स नमूदार हो गई और 3 खाली कुर्सियों के गिर्द भी रॉड्स नमूदार हो गए। लेकिन जोसेफ बटनों को मुसलसल प्रेस की जा रहा था और फिर एक बार फिर कड़ाक कड़ाक की आवाज़ों के साथ ही टाइगर और जवाना के जिस्मों के गिर्द से मौजूद रॉड्स गायब हो गए। तो दोनों तेजी से उठकर खड़े हो गए। तुमने रॉड्स कैसे खोले थे? टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। इसने रॉड्स खोले नहीं, तोड़े हैं। मेरे जिस्म में रॉड्स इस कदर सख्ती से घुसे हुए थे कि मैं तो मामूली सी हरकत भी ना कर सकता था, इसलिए कोशिश के बावजूद मैं रॉड्स ना तोड़ सका। लेकिन जोसेफ ऐसा करने में कामयाब हो गया, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉड्स ऐसे ना टूटते अगर मैं अपने आप को गजबनाक हालत में ना ले आता। और डॉक्टर लुसाई का कहना है कि दूसरों से पहले अपने आप को गजबनाक बनाओ, फिर सब जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। ये तुमने नवाबदादा को कैसे बेहोश किया है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। अफ्रीका के मशहूर शिकारी और विच डॉक्टर आसा की खौफनाक शेरों को ऐसे ही बेबस कर दिया करता था, जोसेफ ने कहा। और फिर आगे बढ़कर इसने नवाबदादा के सीने पर हाथ रखकर 2 बार मखसूस अंदाज में दबाया तो नवाबदादा एक झटके से एक कुर्सी पर सीधा हो गया। मैं समझता था कि शायद डॉक्टर ही इस तरह हाथों के झटके देते हैं, मर जाने वाले के दिल पर, और रुका हुआ दिल हरकत में आ जाता है। लेकिन ये तो अलहदा ही अंदाज है, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। तुम इसे संभालो, हम बाहर जा रहे हैं, जवाना ने नवाबदादा की तरफ इशारा करते हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा। असलाह तो ले लो, न जाने बाहर किस किस्म के हालात हैं, टाइगर ने कहा। इन तीनों के हाथों से गिरने वाला असलाह हमारे लिए हर किस्म के हालात से निपटने के लिए काफ़ी है, जवाना ने कहा। और टाइगर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। इसीलिए मैं नवाबदादा कराहते हुए पूरी तरह होश में आ गया। तो टाइगर ने फर्श पर पड़ी एक कुर्सी उठाकर इसे नवाबदादा के सामने रखा और वो इस पर बैठ गया। नवाबदादा की आंखें तो खुली हुई थीं, लेकिन अभी इनमें शऊर की चमक बेदार न हुई थी। नवाबदादा, टाइगर ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा तो इसके जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और इसके साथ ही नवाबदादा की आंखों में शऊर की तेज चमक उभर आई। अब वह हैरत से इधर उधर देख रहा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। तुम्हारी दोनों टांगों की हड्डियां तोड़ दी गई हैं। अब अगर चाहो तो हम इनकी ड्रेसिंग भी कर देते हैं और तुम 10-15 रोज बाद चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। और अगर ऐसा ना किया गया तो तुम तमाम जिंदगी सड़कों पर घिसट घिसट कर गुजारोगे, टाइगर ने कहा। ओह नहीं, प्लीज मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझे बेइज्जत ना कराओ, नवाबदादा ने बड़े मुल्तजियाना लहजे में कहा। ओके, लेकिन सिर्फ तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारा अड्डा नहीं बच सकता। अलबत्ता अगर तुम ताउन करो तो तुम्हें काफिरिस्तान पहुंचाया जा सकता है और तुम्हें क्लब भी खरीद कर दिया जा सकता है, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दादा हूँ, मैं अपने अड्डे से गद्दारी नहीं कर सकता, नवाबदादा ने चीखते हुए लहजे में कहा। तो फिर घिस दो बाकी उम्र सड़कों पर, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम रॉड्स भी खोल सकते हो,
तो मैं तुम्हें बेहोशी के आलम में गोली मरवा देता। ये शेरदिल का कसूर है, जिसने तुम्हें ट्रेस किया था, लेकिन इसे तुम्हें गोली मारने से इनकार कर दिया था। वो यकीनन तुम्हारा साथी था। नवाब दादा ने चीखते हुए लहजे में कहा। चीखते रहो, अब हम वापस नहीं आएंगे, टाइगर ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मुझे इस तरह की मौत मत मारो। अचानक नवाब दादा ने चीख चीख कर लेकिन रो देने वाले लहजे में कहना शुरू कर दिया। तो टाइगर मुड़ा और दोबारा इस कुर्सी पर आकर बैठ गया जिस पर वो पहले बैठा हुआ था। दूसरी बार वापस नहीं आऊंगा। बताओ, तुम्हारे अड्डे का सरपरस्त आगा जब्बार है या कोई और है? टाइगर ने कहा। आगा जब्बार, नवाब दादा ने जवाब दिया। तुमने अड्डे का इमरजेंसी जो रास्ता बंद किया हुआ है वो कैसे खुलता है? ये सोच कर जवाब देना कि इसके दुरुस्त जवाब पर तुम्हारी आइंदा जिंदगी का इन्हसार है। टाइगर ने जवाब दिया तो टाइगर ने कहा तो नवाब दादा ने तफसील बताना शुरू कर दी। ओके, अब भी वक्त है। अगर तुमने गलत बयानी की है तो अभी सच बोल दो, वरना हम जा रहे हैं। अगर हम जिंदा रहे तो वापस आकर तुम्हें रिहा भी कर देंगे और तुम्हारी ड्रेसिंग भी कर देंगे। टाइगर ने उठते हुए कहा और इसके साथ ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर जोसेफ और जवाना मौजूद थे। टाइगर को बाहर आते देखकर वो चौंक कर उसे देखने लगे। क्या हुआ? जवाना ने टाइगर के करीब आकर कहा। तो टाइगर ने पूरी तफसील बता दी। इस नवाब दादा को तुम जिंदा छोड़ आए हो? ये सबसे बड़ा और सबसे जहरीला स्नेक है, जवाना ने कहा, और इसके साथ ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद अंदर से फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर खामोशी तारी हो गई। तुम क्यों से जिंदा छोड़कर आए थे? जोसेफ ने कहा। मैंने इसे वादा किया था, और बॉस इमरान भी अगर वादा कर ले तो इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि इनकी टीम में मौजूद तनवीर इस वादे को पूरा नहीं होने देता। टाइगर ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। इस दौरान जवाना भी वापस आ गया था। हमारी कार कहाँ है? जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैंने नवाब दादा से सारी तफसील मालूम कर ली है। यहाँ रोपड़ शहर में एक आदमी है शेरदिल। वो पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करता था, फिर रिटायर होकर इसने इस शहर रोपड़ में मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसी बना ली, जिसका नेटवर्क पूरे रोपड़ शहर में फैला हुआ है। वो मंशियात और असलहा स्मगलों के लिए काम करता रहता है। नवाब दादा ने हमें ट्रेस करने के लिए इस शेरदिल की खिदमत हासिल की और इसे हुक्म दिया कि हमें देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन शेरदिल ने कहा कि इसके पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी को हलाक कर सके। चुनाचे इस पर नवाब दादा ने कहा कि वो हमें बेहोश करके इस सागू वाली पॉइंट पर पहुंचा दे। इसे पॉइंट 11 कहा जाता है। और फिर नवाब दादा ने कार के बारे में शेरदिल से पूछा तो इसने कहा कि कार इसके खुफिया अड्डे पे मौजूद है। टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये शेरदिल? पहले मैंने अपनी कार वापस लेनी है, जवाना ने फैसला कुन लहजे में कहा। चलो फिर कमरे में बैठते हैं, वहाँ बैठकर मालूम कर लेंगे कि शेरदिल का है। टाइगर ने कहा तो जोसेफ और जवाना चौंक पड़े। कैसे मालूम करोगे? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने नवाब दादा से इसका फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था, लेकिन इसे इसके हेडक्वार्टर का इल्म ना था। मैंने रोपड़ शहर का तफसीली नक्शा खरीदा हुआ है। इस फ़ोन नंबर की मदद से वो जगह ट्रेस होगी जहाँ ये फ़ोन नंबर मौजूद है, और नक्शे से इस जगह का तयन करके हम इसके हेडक्वार्टर पहुँचेंगे। टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। ये दादा का अड्डा है, किसी वक्त कोई भी आ सकता है। जोसेफ ने कहा और टाइगर और जवाना दोनों इस कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ फ़ोन मौजूद था। ये शायद मीटिंग रूम था, क्योंकि यहाँ एक काफ़ी बड़ी मुस्ततील शक्ल की मेज़ के आगे 6 कुर्सियाँ बैठी मौजूद थीं। फ़ोन भी मेज़ पर रखा हुआ था। टाइगर और जवाना दोनों फ़ोन के करीब कुर्सियों पर बैठ गए और टाइगर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस कमिश्नर जैकी बोल रहा हूँ, टाइगर ने लहजे को भारी बनाते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करें और चेक करके बताएं कि ये नंबर किसके नाम और कहाँ नस्ब है, लेकिन ख्याल रखें कि गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही लीकेज, वरना आपकी बाकी उम्र जेल में गुजरेगी। टाइगर ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, आप बेफिक्र रहें और नंबर बताएं। दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर ने शेरदिल का नंबर बता दिया और एक बार इसे दोहराया ताकि किसी गलती का कोई इम्कान ना रहे। होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद वही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। यस बताएं, टाइगर ने कहा। जनाब, ये नंबर एक आदमी राजू के नाम पर है और काली कोठी अजबक रोड में नस्ब है। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आपने अच्छी तरह चेक किया है? टाइगर ने कहा। यस सर,
दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया और फिर जेब से नक्शा निकालकर इसने इसे मेज पर फैलाया और फिर इस पर झुक गया। थोड़ी देर बाद इसने जेब से बॉल पॉइंट पेन निकाला और नक्शे पर एक जगह पर दायरा लगा दिया। यह है काली कोठी। मैं तो समझा था कि किसी इलाके का नाम होगा, लेकिन ये तो अलहदा एक कोठी है। शायद किसी खास वजह से इसका नाम काली कोठी पड़ा है, टाइगर ने कहा। चलो उठो, अब मजीद वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, जवाना ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद तीनों एक टैक्सी में सवार काली कोठी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। टाइगर ने काली कोठी में बेहोशी की गैस फायर करके अंदर जाने की तजवीज़ दी थी, जिसे जवाना ने अक्सर मुस्तरद कर दिया था और खामोश रहने का कहा तो टाइगर खामोश हो गया। फिर एक सड़क पर काफ़ी बड़े गेट के सामने जाकर टैक्सी रुक गई। ये काली कोठी है जनाब, ड्राइवर ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो तीनों सर हिलाते हुए नीचे उतर आए। टाइगर ने मीटर देखकर किराया दिया और साथ ही टिप भी। सर, मैं आपकी वापसी का इंतज़ार करूं? ड्राइवर ने खुश होते हुए कहा। नहीं, न जाने हमें कितनी देर यहाँ ठहरना पड़े, टाइगर ने कहा तो ड्राइवर सलाम करके टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। तो जवाना ने कार का कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद गेट की छोटी खिड़की खुली और एक मुसल्ला आदमी बाहर आया ही था कि जवाना ने इसके सर पर हाथ मारकर इसे वापस अंदर धकेल दिया तो वो उलट कर पीछे गिर गया। इसके मुंह से चीख निकल गई। वो तेजी से उठने ही लगा था कि जवाना अंदर दाखिल हुआ और इसने उठते हुए मुसल्ला आदमी के सीने पर पैर रख दिया तो इस आदमी की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। बोलो, शेर दिल का है? जवाना ने गुर्राते हुए कहा। अंदर अंदर है, इस आदमी के मुंह से रुक रुक कर निकला। तो जवाना ने पैर हटाया और झुककर आगे बढ़कर इसे गर्दन से पकड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? जवाना ने पूछा। मेरा नाम आजम है, आजम, इस आदमी ने खौफजदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। हमें शेरदिल के पास ले चलो, जवाना ने कहा तो आजम के चेहरे पर कदरे रौनक आ गई। इसका ख्याल था कि शेरदिल के सामने पहुंचने के बाद ये लोग इसका कुछ बिगाड़ न सकेंगे। इमारत में दाखिल होकर वो एक राहदारी से गुजरकर एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। क्योंकि आजम रुक गया था, आजम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? दरवाजे के ऊपर से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आपके मेहमान आए हैं बॉस, आजम ने ऊंची आवाज़ में कहा। मेहमान? इन्हें अकबर के पास ले जाओ, वो चेकिंग करके मुझे फ़ोन करेगा, फिर इन्हें लेकर आना, अंदर से कहा गया। लेकिन अभी फिक्रा मुकम्मल ना हुआ था कि जवाना ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी तो दरवाज़ा एक धमाके से खुला और जवाना उछलकर अंदर दाखिल हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मेज़ की दूसरी साइड पर कुर्सी पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र आदमी ने उठते हुए कहा। लेकिन जवाना बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उठता हुआ आदमी चीखता हुआ फजा में कलाबाजी खाकर धमाके से साइड दीवार से टकराया और फिर एक धमाके से फर्श पर गिर गया और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। वो बेहोश हो गया था। तुम जाकर बाकी इमारत चेक करो, मैं इससे पूछता हूँ, जवाना ने फर्श पर बेहोश पड़े शेरदिल की तरफ देखते हुए कहा और फिर इसने झुककर इसे बाजू से पकड़कर एक झटके से साइड कुर्सी पर पटक दिया। दूसरे लम्हे इसका बाजू घूमा और शेरदिल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और इसके साथ ही शेरदिल के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। एक ही थप्पड़ ने इसे बेहोशी की वादी से निकालकर वापस होश दिला दिया था। बोलो, कहाँ है मेरी कार? बोलो वरना, जवाना ने गुर्राते हुए कहा। कार? कौन सी कार? शेरदिल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसे शायद समझ ही ना आ रहा था कि ये किस कार की बात हो रही है। वो सुर्ख रंग की जदीद मॉडल की मर्सिडीज कार। और सुनो, मेरा नाम जवाना है और अभी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना चंद लम्हों में तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ तोड़ दूंगा। बोलो, कहाँ है मेरी कार? जवाना ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम वो स्नेक किलर्स हो? तुम तो नवाबदादा के पॉइंट 11 में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? शेरदिल ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। इसकी और इसके आदमियों की लाशें वहाँ पड़ी हैं, तुम कार का बताओ, जवाना ने कहा। कार यहीं गैराज में है, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम कार ले जाओ और हमें माफ़ कर दो। मेरा वादा है कि आइंदा तुम्हारे खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, शेरदिल ने लजाजत भरे लहजे में कहा। बाकी बातें बाद में होंगी, तुम मेरे साथ चलो और दिखाओ मेरी कार कहाँ है, जवाना ने इसे बाजू से पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारते हुए कहा। हाँ चलो, शेरदिल ने कहा और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो इस तरह चल रहा था जैसे चलना अब सीख रहा हो, लेकिन कमरे से बाहर आती वो संभल गया। शेरदिल जवाना को साथ लिए इमारत के एक तरफ बने पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। पोर्च के आखिर में 4-5 गैराज थे जिनके शटर बंद थे। इसीलिए में एक दरवाजे से टाइगर और जोसेफ बाहर आ गए। वो जवाना और शेरदिल को देखकर चौंक पड़े, जबकि शेरदिल इन्हें देखकर उछल पड़ा। तुम सब कैसे बच गए? शेरदिल ने यकीन न आने वाली लहजे में कहा। पहले मेरी कार की बात करो, वरना मैं अभी तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, जवाना ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ये गैराज है जिसमें तुम्हारी कार मौजूद है, लेकिन चाबियां तो मेज की दराज में पड़ी हैं।
मैं ले आता हूँ, शेरदिल ने कहा। रुक जाओ, जवाना ने कहा तो शेरदिल रुक गया। जवाना ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे बंद शटर को लगे हुए ताले टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए। जोसेफ ने आगे बढ़कर शटर उठाया तो अंदर वाकई जवाना की कार मौजूद थी। कार को देखकर जवाना के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे किसी माँ को इसका गुमशुदा बच्चा अचानक मिल जाए। इमारत में और कितने अफराद थे? जवाना ने अब नॉर्मल लहजे में जोसेफ और टाइगर से पूछा। नीचे तहखाने में मशीनें नस्ब थीं। जदीद तरीन चेकिंग आलात से चेकिंग की जा रही थी। 6 आदमी भी मौजूद थे। हमने ये आदमी भी ख़त्म कर दिए हैं और तमाम मशीनें भी। टाइगर ने कहा तो शेरदिल यकलख्त उछल पड़ा। तुमने मेरे आदमी मार दिए और करोड़ों की मशीनरी भी तबाह कर दी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। शेरदिल ने यकलख्त गुस्से से आग बबूला होकर उछलकर टाइगर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कदम उठाता एक बार फिर रेट की तेज आवाज़ उभरी और जवाना के मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियों और शेरदिल के मुंह से निकलने वाली चीख फिजा में गूंज उठी। शेरदिल गोलियां खाकर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। जवाना ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार को चेक करने के बाद इसके चेहरे पर मजीद इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि कार हर लिहाज से महफूज थी। चाबियां भी इग्निशन में मौजूद थीं। अब कहाँ चलना है? अड्डे पर, जवाना ने कहा। अड्डे में दाखिल होने के लिए हमें खुसूसी असलाह हासिल करना पड़ेगा ताकि बंद रास्ते खोले जा सकें, और असल मसला वहाँ मौजूद अगवाशुदा औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, टाइगर ने कहा। तो फिर वापस अपनी रिहाइशगाह पर चलें, जवाना ने कहा। तो टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।